चलिए आज अल्फोंस दाऊदे की कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक सुबह सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ये सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं है, बल्कि भाषा, पहचान और अपनी आवाज़ खो देने के दर्द का एक बहुत ही गहरा एहसास है। बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आज कोई आपसे आकर कह दे कि कल से आप अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग कभी नहीं बोल पाएंगे, कैसा महसूस होगा? ये एक सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें सीधे उसके इमोशनल सेंटर में ले जाता है। तो कहानी हमें ले जाती है 1871 के फ्रांस के अल्सास इलाके में। एक ऐसा वक्त, एक ऐसी जगह जो एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर फ्रांस से, एक छोटा सा लड़का जिसकी सुबह किसी भी दूसरे दिन की तरह ही है। उसे स्कूल के लिए देर हो रही है और पार्टिसिपल्स के मुश्किल रूल्स का डर सता रहा है। फ्रांस स्कूल की तरफ भागे तो जा रहा है, पर उसका मन कहीं और ही है। बाहर मौसम इतना अच्छा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं और ये सब उसे पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नज़र पड़ती है प्रशिया के सैनिकों पर, जो एक खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे। ये एक तरह से आने वाले तूफान का पहला संकेत था। अब यहाँ थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ये 1870-71 के फ्रैंको प्रूशियन युद्ध का समय था। प्रूशिया, जो बाद में जर्मनी का हिस्सा बना, उसने फ्रांस को हरा दिया था और अल्सास और लोरेन के जो फ्रांसीसी जिले थे वो अब प्रूशिया के कब्जे में थे। यही वजह है कि फ्रांस को अपने ही शहर में दुश्मन सेना के सैनिक दिख रहे थे। फ्रांस जैसे जैसे स्कूल के करीब पहुंचता है, उसे अजीब चीजें दिखने लगती हैं। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ है। उसका स्कूल, जहां रोजाना सुबह खूब शोर शराबा होता था, आज बिल्कुल शांत है, जैसे संडे की सुबह हो। और तो और उसके टीचर एम हैमिल अपने सबसे अच्छे कपड़ों में हैं और क्लास की आखिरी बेंचों पर गांव के बुजुर्ग चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। तो फ्रांस के दिल में जो बेचैनी थी ना, वो क्लासरूम के अंदर आकर और भी बढ़ जाती है। ये अजीब सी खामोशी, ये गंभीरता, ये सब किसी ऐसी घोषणा की तरफ इशारा कर रहा था जो न सिर्फ उस दिन को बल्कि उनके पूरे भविष्य को बदलने वाली थी। और फिर एम हैमिल वो ऐलान करते हैं जो किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह फ्रांस पर गिरता है। वो कहते हैं, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से हुक्म आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी, जिसे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म कहते हैं। मतलब ये मानना कि हमारी भाषा दूसरों की भाषा से बेहतर है। बर्लिन का ये ऑर्डर सिर्फ सिलेबस बदलने के लिए नहीं था, ये तो फ्रांसीसी पहचान को मिटाने और अपनी संस्कृति को उन पर थोपने का एक जरिया था। बर्लिन से आए इस ऑर्डर का असर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, इसका सीधा असर हर एक इंसान पर पड़ा, खासकर फ्रांस पर। पूरे समुदाय में जैसे अफसोस की एक लहर सी दौड़ गई। ये एक बहुत ही पर्सनल नुकसान था, जिसकी असली कीमत उन्हें अब समझ आ रही थी। और फ्रांस के लिए तो उस एक पल में मानो दुनिया ही पलट गई। वो किताबें जो उसे अब तक एक मुसीबत लगती थीं, उसकी ग्रामर की किताब, उसकी हिस्ट्री की किताब, अचानक उसे वो पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी, जिन्हें वो छोड़ना नहीं चाहता था। ये एक कड़वी सच्चाई है ना? हमें अक्सर किसी चीज की कीमत तभी समझ आती है जब वो हमसे छिनने वाली होती है। लेकिन एम हैमिल इसका दोष किसी एक पर नहीं डालते। वो कहते हैं कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमेशा सीखने को कल पर टाला, माता पिता जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी उन्हें खेतों या मिलों में काम पर भेजना समझा, और वो खुद को भी दोषी मानते हैं कि कभी-कभी उन्होंने बच्चों को अपने बगीचे में पानी देने भेज दिया या मछली पकड़ने के लिए छुट्टी दे दी। सबने अपनी भाषा को फॉर ग्रांटेड लिया था। इसी अफसोस और पछतावे के माहौल में एम हैमिल अपने आखिरी पाठ का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू करते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे उनकी भाषा सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली चाबी है। वो अपनी फ्रांसीसी भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा बताते हैं। ये सिर्फ अपनी भाषा की तारीफ नहीं है, नहीं, ये अपनी संस्कृति और अपनी पहचान पर गर्व करने की एक गहरी भावना है। एक ऐसा गर्व जिस पर अब सीधा हमला हो रहा था। और फिर एम हैमिल वो बात कहते हैं जो इस कहानी का, इस पूरे एहसास का निचोड़ है। वो कहते हैं,
जब कोई कौम गुलाम बना ली जाती है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से थामे रहते हैं तो ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। समझ रहे हैं? यहाँ भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, ये पहचान है, ये विरोध का एक तरीका है और ये आज़ादी की उम्मीद है। उस दिन क्लास का माहौल ही बिल्कुल अलग था। फ्रांस, जो हमेशा पढ़ाई से भागता था, उसे पहली बार लगा कि पाठ तो कितना आसान है। उसने शायद ही कभी इतने ध्यान से सुना हो, और एम हेमेल ने भी शायद ही कभी इतने सब्र से समझाया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उस आखिरी पल में सब कुछ सीख लेना और सिखा देना चाहते थे। तभी छत पर कबूतरों की घुटरगूं सुनाई देती है और फ्रांस अपने आप से एक बहुत ही मासूम लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे? ये एक बच्चे का सवाल था, पर इसमें एक बड़ा सच छुपा था कि आप जमीन जीत सकते हैं, पर आप प्रकृति और संस्कृति की आत्मा को पूरी तरह से नहीं मिटा सकते। वक्त गुजरता जा रहा था और कमरे में बैठे हर इंसान को पता था कि अंत अब बहुत करीब है। ये सिर्फ एक स्कूल के पाठ का अंत नहीं था, ये एक पूरे दौर का, एक पहचान का अंत था। और फिर वो आखिरी पल आ ही गया। ठीक 12 बजे चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और उसी पल बाहर प्रशिया के सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनाई देती है जो ड्रिल से लौट रहे थे। एम हेमेल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहते थे, पर इमोशंस की वजह से उनका गला रुंध गया था। वो बोल नहीं पा रहे थे। जब शब्द साथ नहीं देते तो एम हेमेल ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। वो चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते थे लिखते हैं, वी वे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। ये बिना कुछ कहे विरोध का सबसे बड़ा ऐलान था। और फिर वो बस हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। ये कहानी हमें भाषा, पहचान और विरासत की कीमत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है। एम हेमेल का अपनी भाषा के लिए जो गर्व था वो प्रेरणा देता है, पर क्या ये गर्व कभी-कभी हद से ज़्यादा भी हो सकता है? वो कौन सी पतली सी लाइन है जहां अपनी संस्कृति पर गर्व करना दूसरों की भाषा और संस्कृति को नीचा दिखाने में बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस क्लासरूम में जितना ज़रूरी था उतना ही आज हमारी दुनिया में भी है।